चलिए दिखा ओवर करें वीडियो। सूरज उगने से पहले ही क्यों दिखने लगता है? सूरज डूबने के बाद तक क्यों दिखता है? एरोप्लेन जितनी हाइट पे उड़ती है उससे कहीं ज़्यादा हाइट पे दिखती है। पेंसिल पानी के अंदर पार्शली इमर्ज करने पर टेढ़ी क्यों दिखती है? एक्वेरियम के अंदर कॉर्नर से देखने पर एक मछली दो दो क्यों दिखती है? बच्चों ये सब नहीं होता अगर लाइट मीडियम चेंज करते समय अपने पाथ से डेविएट नहीं होती। बच्चों इस फिनोमेना को रिफ्रैक्शन कहते हैं। आज का टॉपिक रिफ्रैक्शन है। मेरा नाम एसएम त्रिपाठी है और आज हम आप लोगों को रिफ्रैक्शन के बारे में बताएंगे। जैसा कि मैंने कहा बच्चों कि लाइट जब जब मीडियम चेंज करती है अपने पाथ से डेविएट होती है। ये जो वीडियो है इसमें हम साफ देख सकते हैं कि लाइट, ये जो ग्रीन कलर की लेजर है इसमें से लाइट एयर से वाटर के अंदर जा रही है। एक्वेरियम के अंदर वाटर रखा हुआ है और लाइट एयर से वाटर के अंदर जा रही है और कैसे अपने पाथ से डेविएट हो रही है साफ देखा जा सकता है। यहाँ भी देख सकते हो बच्चों कि लेजर लाइट बॉटल के अंदर बॉटल पे पड़ रही है और बॉटल में पानी रखा है, पानी में आते ही पाथ से डेविएट हो रही है। जैसा कि पिछला वीडियो सबने देखा, पिछले वीडियो में हमने ये बताया कि मैक्सवेल्स लॉ के हेल्प से लाइट की स्पीड हम डिराइव कर सकते हैं कि 1/√ε0 म्यू नॉट, यानी जहां एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी है और म्यू नॉट परमिबिलिटी है। इससे परमिटिविटी ऑफ मीडियम और परमिबिलिटी ऑफ मीडियम, इससे ये पता चलता है कि लाइट की स्पीड वैक्यूम में 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होती है, लेकिन जैसे ही लाइट किसी मीडियम में इंटर करता है उसकी स्पीड थोड़ी सी कम हो जाती है। यही नहीं, लाइट की स्पीड डिफरेंट मीडियम में डिफरेंट होती है क्योंकि डिफरेंट मीडियम की परमिटिविटी और परमिबिलिटी डिफरेंट होती है। तो बच्चों पिछले वीडियो में हमने बताया कि लाइट की स्पीड वैक्यूम में लाइट की स्पीड 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड यानी 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होती है। लेकिन जैसे ही लाइट किसी मीडियम में इंटर करती है, जैसे ट्रांसपेरेंट मीडियम में, मीडियम मीन्स ट्रांसपेरेंट मीडियम, जैसे ही लाइट किसी ट्रांसपेरेंट मीडियम में इंटर करती है तो लाइट की स्पीड डिक्रीज होने लगती है। जैसे वाटर में इंटर करते ही लाइट की स्पीड, वाटर के अंदर लाइट की स्पीड 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ग्लास के अंदर लाइट की स्पीड वाटर के अंदर लाइट की स्पीड 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ग्लास के अंदर लाइट की स्पीड 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड और डायमंड के अंदर लाइट की स्पीड 1.2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। यानी लाइट की स्पीड वाटर में जो 3 मीडियम हमने दिखाया है, वाटर में सबसे ज्यादा होती है, उसके बाद ग्लास में और उसके बाद डायमंड में होती है। तो जैसे जैसे मीडियम डेंसर होता है, जैसे वाटर की डेंसिटी 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ग्लास की डेंसिटी इससे ज्यादा होती है 2000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब के लगभग आसपास होती है, और जबकि डायमंड की डेंसिटी 3500 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होती है। तो मीडियम जैसे जैसे डेंसर हो रहा है, लाइट की स्पीड वैसे वैसे कम होती जा रही है। वाटर में 2.25 इंटू मतलब 2,25,000 किलोमीटर पर सेकेंड, ग्लास में 2 लाख किलोमीटर पर सेकेंड और डायमंड में 1,20,000 किलोमीटर पर सेकेंड होती है। और
यहां से मीडियम का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफाइन होता है। तो पिछले वीडियो में हमने बताया था कि वाटर का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स C/V वाटर, और ये आया था 4/3 यानी 1.33। ऐसे ही ग्लास का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू इज इक्वल टू C/V ग्लास। यहां ये तो पता ही होगा, C का मतलब होता है वैक्यूम यानी फ्री स्पेस में लाइट की स्पीड। तो C ये आया था 3/2 यानी 1.5। और ऐसे ही डायमंड का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स C/V डायमंड इज इक्वल टू 5/2 या 2.5। तो वाटर का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33, ग्लास का 1.5 और डायमंड का 2.5। इसके अलावा हमने ये भी बताया, हमने रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में भी बताया था, जो कि 1μ2 यानी रिफ्रैक्टिव। पहले तो ये सीखो बच्चों, व्हाट इज 1μ2? 1μ2 यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2। 1μ2 यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। ये कितना होता है, इसको एक्सप्रेस करते हैं 1μ2 से, और 1μ2 होता है 1μ2 इज इक्वल टू μ2/μ1 यानी एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 अपॉन एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1। अगर मीडियम 2 का मीडियम 1 के रिस्पेक्ट में एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है, फिर से सुनो बच्चों, अगर मीडियम 2 का मीडियम 1 के रिस्पेक्ट में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है तो कैसे निकालना होगा, उसका डेफिनेशन है μ2/μ1 यानी एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 अपॉन एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1। फॉर एग्जाम्पल यहां हम इस एग्जाम्पल से समझ सकते हैं, कि μW जो कि 4/3 होता है, दिस इज एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। μg ये 3/2 होता है। μg का अर्थ है, μg का मतलब है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। ऐसे ही म्यू डायमंड, यहां μd का मतलब है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड, वो होता है 5/2 यानी 2.5। 1.5 ग्लास का और 1.33 वाटर का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। अब अगर हमें रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, तो इसको हम एक्सप्रेस कैसे करेंगे? सबसे पहले हम एक्सप्रेस करना सीखें। हम इसको एक्सप्रेस कैसे करेंगे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। अभी हमने यहां दिखाया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2। बच्चों, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 इज एक्सप्रेस्ड बाय 1μ2। तो मीडियम 2 यानी यहां ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है वाटर के रिस्पेक्ट में, तो 2 के जगह पर ग्लास रहेगा और 1 के जगह पर वाटर रहेगा। कैसे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास यानी μg
किसके रिस्पेक्ट में? वाटर के रिस्पेक्ट में। तो डब्लू म्यू जी का क्या मतलब हुआ? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डब्लू म्यू जी? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। 1 म्यू 2 कितना होता है? म्यू 2 अपॉन म्यू 1। तो डब्लू म्यू जी हो जाएगा म्यू जी अपॉन म्यू डब्लू, यानी म्यू ग्लास अपॉन म्यू वाटर। और जब हम ये निकालेंगे तो म्यू ग्लास होता है 3/2 और म्यू वाटर होता है 4/3, तो ये हो जाएगा 9/8। 9/8। तो फिर हम इसका एप्लीकेशन यहां सीख गए कि हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर निकालना है, तो उसको एक्सप्रेस करेंगे डब्लू म्यू जी से, और वो होगा म्यू जी अपॉन म्यू डब्लू। फिर और उसकी वैल्यू आएगी 9/8। इसी तरह से तत्व नीचे वाला दिख रहा है, देखो बाबू, नहीं यहां तक। इसी तरह से अगर हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास निकालना है, तो हमें म्यू डब्लू अपॉन म्यू जी करना होगा, जिसकी वैल्यू 8/9 आएगी। इसके अलावा बच्चों ये भी जान लेना जरूरी है, इसके अलावा ये भी जान लेना जरूरी है कि हमने कल बताया, उस पिछले वीडियो में बताया था कि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम वेवलेंथ के टर्म में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। कैसे? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू इज इक्वल टू सी अपॉन वी, और फ्रॉम, तो बच्चों ये भी जान लेना जरूरी है कि हम इस रिलेशन का यूज करेंगे v इज इक्वल टू न्यू लैम्डा। ये वेव किसी भी वेव के लिए, चाहे वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हो चाहे वो मैकेनिकल वेव हो, किसी भी वेव के लिए ये ट्रू होता है। जहां ये न्यू है, न्यू लेटर है, न्यू का मतलब फ्रीक्वेंसी हो गया, फ्रीक्वेंसी, और लैम्डा है वेवलेंथ, और v वेव की स्पीड हो गई, वेव वेलोसिटी। तो किसी भी वेव के लिए ये ट्रू होता है। तो और हमने ये भी कल पिछले वीडियो में हमने ये भी बताया था कि मीडियम चेंज करते समय लाइट की स्पीड चेंज होती है, लाइट का वेवलेंथ चेंज होता है, लेकिन फ्रीक्वेंसी सोर्स की कैरेक्टरिस्टिक होती है। जिस सोर्स से लाइट निकल रही है, फ्रीक्वेंसी उस सोर्स की कैरेक्टरिस्टिक होती है। इसलिए मीडियम चेंज करने का फ्रीक्वेंसी से कोई लेना देना नहीं है, फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहती है। मीडियम चेंज करते समय स्पीड चेंज होती है, वेवलेंथ चेंज होती है, लेकिन फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है, फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहती है। तो हम इस रिलेशन का यूज करेंगे। और अगर वैक्यूम में वेवलेंथ इन वैक्यूम या फ्री स्पेस, बच्चों जहां जहां वैक्यूम बोला जाएगा उसका मतलब फ्री स्पेस है। फ्री स्पेस और वैक्यूम यानी जहां कोई ना, कुछ भी ना हो, ऐसा स्पेस जिसमें कुछ भी ना हो, उसको वैक्यूम कहते हैं। तो वेवलेंथ इन वैक्यूम इज लैम्डा नॉट, और वेवलेंथ इन अ गिवन मीडियम, किसी मीडियम का, किसी मीडियम में वेवलेंथ गिवन मीडियम इज लैम्डा। तो वैक्यूम में स्पीड c होती है, इसलिए c इज इक्वल टू न्यू लैम्डा नॉट, और मीडियम के अंदर, मीडियम में स्पीड v है, इसलिए v इज इक्वल टू न्यू लैम्डा। न्यू दोनों, वैक्यूम में भी फ्रीक्वेंसी न्यू ही रहेगा और इस मीडियम में भी फ्रीक्वेंसी न्यू ही रहेगा, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगा। और इस तरह से म्यू की वैल्यू हो जाएगी c अपॉन v, तो न्यू लैम्डा नॉट अपॉन न्यू लैम्डा, और ये आ जाएगा लैम्डा नॉट अपॉन लैम्डा। तो म्यू को हम, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम लैम्डा नॉट अपॉन लैम्डा, यानी कि वेवलेंथ इन फ्री स्पेस या वेवलेंथ इन वैक्यूम अपॉन वेवलेंथ इन मीडियम,
तो मीडियम के एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम यहां से भी डिफाइन कर सकते हैं। बच्चों एक चीज और बताया था हमने कि वेवलेंथ रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम कैसे लाइट की स्पीड और वेवलेंथ के टर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। जैसे मेरा प्रयास यह है बच्चों कि जो लोग पिछला वीडियो नहीं देखे हैं उनको भी रिफ्रैक्शन पूरी तरह से समझ में आए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, उनको पूरी तरह से समझ में आए। तो इसलिए हमने वहां से उठाना शुरू किया है। पिछले वीडियो का भी कुछ कंटेंट इसमें है, तो जरा देखना बच्चों, इसको ध्यान से देखो सभी लोग। ऑप्टिक्स बहुत टफ चीज है, इसको बार बार पढ़ना पड़ता है, समझा दे रहे हैं, बार बार पढ़ने पर ही ऑप्टिक्स तैयार होता है। तो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, मीडियम 1 μ2, जैसा कि अभी हमने बताया 1 μ2 इज इक्वल टू μ2 अपॉन μ1, यानी मीडियम 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम 1 के रिस्पेक्ट में होता है μ2 अपॉन μ1। अब हम ये भी जानते हैं कि इफ V1 इज इक्वल टू, यहां μ2 क्या है ये जान लो, ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2, और μ1 क्या है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1। दो मीडियम की बात हो रही है, मीडियम 1 और मीडियम 2, मीडियम 1 मीडियम 2, दो मीडियम की बात हो रही है। इस लाइन के इधर मीडियम 1 है और इस लाइन के इधर मीडियम 2 है, दो मीडियम की बात हो रही है यहां। तो V1 इज इक्वल टू स्पीड इन मीडियम 1 और V2 इज इक्वल टू स्पीड इन मीडियम 2। किसकी स्पीड, किसकी स्पीड, लाइट की स्पीड, लाइट की स्पीड मीडियम 1 में V1 है, दिस इज मीडियम 1। यहां जब लाइट चलेगा तो V1 स्पीड से चलेगा, और मीडियम 2 में जब लाइट चलेगा तो V2 स्पीड से चलेगा। तो V2 इज इक्वल टू स्पीड इन मीडियम 2, V1 इज इक्वल टू स्पीड इन मीडियम 1। तो फ्रॉम तो μ1 हो जाएगा C अपॉन V1, क्योंकि वैक्यूम में लाइट की स्पीड C और मीडियम 1 में V1, तो मीडियम 1 का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया C अपॉन V1, मीडियम 2 का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया C अपॉन V2, क्योंकि वैक्यूम में लाइट की स्पीड C, मीडियम 2 में लाइट की स्पीड V2, तो मीडियम 2 का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी μ2 डिफाइन हो गया, V2 इज इक्वल टू C अपॉन V2। फिर यहां से जब हम 1 μ2 निकालेंगे तो हमें μ2 को μ1 से डिवाइड करना पड़ेगा, और ये आ जाता है कितना, V1 अपॉन V2। 1 μ2 आ गया V1 अपॉन V2, तो 1 μ2 इज इक्वल टू μ2 अपॉन μ1, लेकिन V1 अपॉन V2, यहां 2 ऊपर है 1 नीचे है, जबकि जब हम स्पीड के टर्म में एक्सप्रेस करेंगे 1 ऊपर होगा और 2 नीचे होगा। बच्चों फिर हम V इज इक्वल टू न्यू लैम्डा यूज करते हैं। मीडियम 1 में वेवलेंथ लैम्डा 1, मीडियम 2 में वेवलेंथ लैम्डा 2। एक गिवन लाइट का वेवलेंथ मीडियम 1 में लैम्डा 1, मीडियम 2 में लैम्डा 2, तो V1 हो जाएगा न्यू लैम्डा 1 और V2 हो जाएगा न्यू लैम्डा 2। ये आ जाएगा लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2। तो वेवलेंथ के टर्म में रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वेवलेंथ के टर्म में भी एक्सप्रेस हो गया, और लाइट की स्पीड के टर्म में भी एक्सप्रेस हो गया, और वो आ रहा है 1 μ2 इज इक्वल टू V1 अपॉन V2 और लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2। तो 1 μ2 कुल मिलाकर के 1 μ2 यानी मीडियम 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम 1 के रिस्पेक्ट में, उसके लिए हमें क्या लिखना होगा, उसके लिए हमें लिखना होगा, बने रहना बच्चों, जाना मत, मोबाइल वो वीडियो को पूरा देखना,
जो वीडियो को पूरा देखेगा उसी को समझ में आएगा, स्किप करके देखोगे ठीक से समझ में नहीं आएगा। ऑप्टिक्स है, बता दे रहे हैं, इधर उधर दौड़ते रहोगे, दौड़ने से कोई फायदा नहीं है बच्चों। तो 1 μ2 इज इक्वल टू μ2 अपॉन μ1 या V1 अपॉन V2 या λ1 अपॉन λ2। 1 μ2 को हम इस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं, 1 μ2 इज इक्वल टू μ2 अपॉन μ1 V1 अपॉन V2 λ1 अपॉन λ2। अभी हमने बताया था बच्चों कि अलग अलग मीडियम में लाइट की स्पीड अलग अलग होती है, चाहे वो किसी भी कलर की लाइट हो, अलग अलग मीडियम में लाइट की स्पीड अलग अलग होती है। और हमने बताया था V वाटर इज इक्वल टू 2.25 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, V ग्लास इज इक्वल टू 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और V डायमंड इज इक्वल टू 1.2 यानी 1,20,000 किलोमीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। वाटर में 2.25 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, ग्लास में 2 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, और डायमंड में 1,20,000 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से लाइट चलती है। और ये इसका जैसे अब हम वाटर का ग्लास के रिस्पेक्ट में, ग्लास का वाटर के रिस्पेक्ट में, ग्लास का डायमंड के रिस्पेक्ट में, डायमंड का ग्लास के रिस्पेक्ट में हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू डायमंड, विथ रिस्पेक्ट टू डायमंड। तो G, यहां G फॉर G को हम ग्लास को G से, डायमंड को D से एक्सप्रेस करेंगे। तो G, हमें ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास यानी μg निकालना है। क्या निकालना है? μg। और किसके रिस्पेक्ट में? डायमंड के रिस्पेक्ट में। तो इसको एक्सप्रेस करेंगे d μg, जे होगा कितना? μg अपॉन μd। μg मतलब एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, यहां 2 की जगह पर g है, 1 की जगह पर d है, तो μ2 अपॉन μ1 यानी μg अपॉन μd। और ये होता है vg अपॉन, सॉरी vd, v1 अपॉन v2 है यानी vd अपॉन vg, vd अपॉन vg, क्योंकि वेलोसिटी के टर्म में v1 अपॉन v2 है, 1 μ2 v1 अपॉन v2। यहां 1 की जगह पर डायमंड है, 2 की जगह पर ग्लास है। बच्चों यही याद कर लो, यही याद कर लो, तो यहां कंफ्यूजन होता है किसके रिस्पेक्ट में किसका कैसे निकालना, ये सब बहुत कंफ्यूजिव है। तो d μg इज इक्वल टू vd अपॉन vg, और यहां हम बता रहे हैं vd है 1.2 इंटू 10⁸, और vg है यानी ग्लास में लाइट की स्पीड 2 इंटू 10⁸, ये हो मीटर पर सेकेंड, और ये आएगा जितना भी आए 1.2 अपॉन 2 यानी 0.6, यानी ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डायमंड के रिस्पेक्ट में 0.6 आ रहा है, लेस देन 1 आ रहा है। और ये हम बता दें बच्चों कि डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है, रेयरर मीडियम, ये आगे आएगा अभी, डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है, रेयरर का कम होता है। और डेंसर के रिस्पेक्ट में रेयरर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहां निकालना है, रेयरर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डेंसर के रिस्पेक्ट में, तो 1 से स्मॉलर आएगा, क्योंकि म्यूजी ज्यादा होता है, इसकी चर्चा आगे होगी। म्यूजी से ज्यादा है, तो जाहिर सी बात है कि जो फ्रैक्शन आएगा वो 1 से लेस होगा। ये इसका एग्जाम्पल हो गया V1। इसी प्रकार हम लोग अगर वेवलेंथ हमें मालूम है
अगर वेवलेंथ हमें मालूम है, दो मीडियम का वेवलेंथ मालूम है, तो एक मीडियम का दूसरे मीडियम के रिस्पेक्ट में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2, इससे 1 म्यू 2 इज इक्वल टू लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2, लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2। तो बच्चों ये तो रिकैप रहा। रिकैप, आजकल टीवी सीरियल वाले भी, भाभी जी घर पर हैं, तारक मेहता का सीधा चश्मा, उसमें भी रिकैप दिखाया जाता है। तो हम तो टीचर हैं, हमारा फ्री फर्ज है रिकैप दिखाना। तो अभी तक रिकैप चला है कि जो लोग पिछला वीडियो नहीं देखे हैं उनका भी काम चल जाए, क्योंकि कुछ शरारती बच्चे हैं जो नहीं चाहते हैं कि पूरा देखें। लंबा वीडियो रहेगा तो क्यों देखेंगे, उनको तो कुछ और भी देखना रहता होगा, उनको गेम खेलना रहता होगा मोबाइल लेकर के। तो इसलिए हमने ये प्रयास किया है कि रिकैप ऐसा कर दें कि जो लोग पिछला वीडियो न देखें उन्हें भी समझ में आ जाए। लेकिन जो भी वीडियो क्लिक करो बच्चों, उसको पूरा देखना चाहिए और ठीक से समझना चाहिए, तभी पूरा समझ में आता है। ऑप्टिक, ये रे ऑप्टिक्स है, बहुत ही कंफ्यूजिव होता है, अक्सर लोग इसमें कंफ्यूज रहते हैं। तो बच्चों अब हम आगे बढ़ते हैं। ये तो रही रिकैप की कहानी। अब इस वीडियो में आपको क्या मिलेगा बच्चों? सबसे पहले डिपेंडेंस ऑफ एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे डिपेंड करता है, कैसे चेंज होता है, आज पहले ये चर्चा करेंगे। तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू इज इक्वल टू सी अपॉन वी। म्यू एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम सी, जैसा कि डिफिनीशन से क्लियर है, द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन फ्री स्पेस टू स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। तो C इज स्पीड ऑफ लाइट इन फ्री स्पेस एंड V स्पीड ऑफ लाइट इन गिवन मीडियम। V, C तो कांस्टेंट है, यहां C कांस्टेंट है, तो म्यू डिपेंड किस पे करेगा? म्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V। अब बात आ जाती है V पर। V कैसे चेंज होता है? तो बच्चों इतना तो हम बता ही दिए हैं कि अलग अलग मीडियम में लाइट की स्पीड अलग अलग होती है। वैक्यूम में 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, लेकिन मीडियम में, वाटर में उसकी स्पीड कुछ और होगी, ग्लास में उसकी स्पीड कुछ और होगी, डायमंड में स्पीड कुछ और होगी। तो जब स्पीड बढ़ेगी, क्योंकि म्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V, जब स्पीड बढ़ेगा तो म्यू की वैल्यू कम होगी, स्पीड घटेगा तो म्यू की वैल्यू ज्यादा होगी। तो मीडियम पे कैसे डिपेंड करता है? तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड्स अपॉन मीडियम। पहली हेडिंग यही है बच्चों, ध्यान से सुनना। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड्स अपॉन मीडियम। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड्स अपॉन मीडियम। मीडियम के चेंज होने पे इसकी वैल्यू चेंज होगी। कैसे? वी नो दैट कि V वाटर, हम एयर से शुरू करते हैं, V एयर इज ग्रेटर देन V वाटर इज ग्रेटर देन V air is greater than V water and V water is greater than V glass और V glass is greater than V diamond। अब एयर को A से, वाटर को W से, ग्लास को G से और डायमंड को D से एक्सप्रेस किया जाएगा। ध्यान से समझना। तो अगर हम इसका इनवर्स कर दें, जैसे फॉर एग्जाम्पल 3 इज ग्रेटर देन 2, अब हम इनवर्स कर दें तो
1/3 इज लेस देन 1/2, 1/3 इज लेस देन 1/2। तो अगर इन्वर्स कर दें तो ये चेंज हो जाता है। बायो वाले बच्चों के लिए थोड़ा सा एक्सप्लेन करना पड़ता है। एक मिसकंसेप्शन होता है बायो के स्टूडेंट्स में कि अगर मैथ हमारा ठीक नहीं है तो कोई बात नहीं, बायो ले लो। बेटा मैथ ठीक नहीं है तो कुछ भी नहीं पढ़ पाओगे। मैथ तो सब अच्छा होना ही चाहिए। मैथ अपना सुधारो, जीवन में कुछ करना है तो अपना मैथ सुधारो पहले। मैथ से ही जिंदगी चलती है। तो देखो 3 इज ग्रेटर देन 2 बट 1/3 इज स्मॉलर देन 1/2। ऐसे ही अगर हम इसे इन्वर्स कर दें बच्चों, अगर हम इसको इन्वर्स कर दें 1/v एयर, ध्यान से सुनना बच्चों, 1/v एयर, 1/v वाटर, 1/v ग्लास, 1/v डायमंड। तो अब ये उलट जाएगा ऐसे, 1/v एयर इज लेस देन 1/v वाटर इज लेस देन 1/v ग्लास इज लेस देन 1/v डायमंड। अब सेम क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर देते हैं सब में, सेम क्वांटिटी से सी से यहां भी यहां भी यहां भी यहां भी मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये एनालिसिस हो रहा है तो C/VA, C/VW, C/VG और C/VD। अब जाहिर सी बात है ये इससे छोटा है तो दोनों में जब हमने C से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये भी इससे छोटा ही होगा। यानी दिस इज लेस देन दिस एंड दिस इज लेस देन दिस एंड दिस इज लेस देन दिस। व्हाट इज दिस? C/VA, दिस इज, दिख रहा है यहां देखना यहां तक, तो दिस इज म्यू एयर, दिस इज म्यू वाटर, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, दिस इज म्यू डायमंड, सॉरी ग्लास, ये ग्लास है, सॉरी बच्चों, ये ग्लास है, म्यू ग्लास, और दिस इज म्यू डायमंड। तो दिस म्यू एयर इज लेस देन म्यू एयर इज लेस देन म्यू वाटर इज लेस देन म्यू ग्लास एंड म्यू ग्लास इज लेस देन म्यू डायमंड। तो बच्चों हमें रिजल्ट ये मिला कि म्यू, हम वाटर से शुरू करते हैं क्योंकि एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 के लगभग बराबर होता है। तो एयर और वैक्यूम दोनों को हम कभी कभी सेम कर देते हैं और एयर को ही वैक्यूम मान लेते हैं। तो हम शुरुआत करते हैं ग्लास से, वाटर से शुरू करते हैं। म्यू वाटर इज लेस देन म्यू ग्लास इज लेस देन म्यू डायमंड, या इसको हम ऐसे भी समझ लेते हैं, म्यू डायमंड इज ग्रेटर देन म्यू ग्लास इज ग्रेटर देन म्यू वाटर। मतलब यहां हमें क्या सीख मिल रहा है? यहां हमें यह सीख मिल रहा है कि डेंसर द मीडियम, denser is greater is the absolute refractive index, greater is the absolute refractive index। यानी ये जो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, वो मीडियम की डेंसिटी के बढ़ने पे बढ़ता है। मीडियम की डेंसिटी बढ़ने पे ज्यादा होता है। डायमंड का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा है, ग्लास का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उससे कम लेकिन वाटर से ज्यादा, और वाटर का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन तीनों में सबसे कम है।
टर्पेंटाइन एक यूनिक एग्जाम्पल है, यूनिक तो नहीं है लेकिन टर्पेंटाइन एक थोड़ा सा उल्टा एग्जाम्पल है जिसकी चर्चा आगे कभी करेंगे। तो इस तरह से एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स increases with density of medium। तो बच्चों ये तो हो गया कि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सबसे पहले हमें यही सीखना है क्योंकि पूरे ऑप्टिक्स में एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सर चढ़ के बोलता है, हर चीज में इंटरफेयर करता है, आगे पता चल जाएगा। तो पहला हुआ कि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड्स अपॉन डेंसिटी ऑफ मीडियम। डेंसर इज द मीडियम, ग्रेटर विल बी एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और कैसे चेंज होता है? तो बच्चों अगला स्पीड ही इन सब का कारण, क्योंकि देखो म्यू इज इक्वल टू सी अपॉन वी, म्यू इज इक्वल टू सी अपॉन वी, ये स्पीड ही है जो म्यू को चेंज कर रही है, मतलब एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को चेंज कर रही है। v के कारण सब चेंज हो रहा है। तो v मीडियम पे डिपेंड करता है, फिर दूसरा v किस पे डिपेंड करता है? तो जरा एक स्टेटमेंट सुनो बच्चों, हम यहां लिख रहे हैं। तो दूसरा एनालिसिस नंबर 2 है, इन वैक्यूम, ध्यान से सुनना बच्चों, इन वैक्यूम, वैक्यूम कहो या फ्री स्पेस कहो सब एक ही है। इन वैक्यूम स्पीड ऑफ लाइट ऑफ एनी वेवलेंथ या कलर, इन वैक्यूम स्पीड ऑफ लाइट ऑफ एनी वेवलेंथ और कलर इज इक्वल टू सी, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। वैक्यूम में लाइट की स्पीड 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होती है। तो किसी भी कलर की लाइट का, किसी भी कलर की लाइट का, चाहे वो रेड हो, चाहे वो येलो हो, चाहे वो ग्रीन हो, चाहे वो ब्लू हो, चाहे वो एक्सरे हो, चाहे वो गामा रे हो, चाहे वो अल्ट्रावायलेट हो, चाहे वो माइक्रोवेव, रेडियो वेव, कुछ भी हो, इंफ्रारेड हो, स्पीड वैक्यूम में स्पीड विल बी इक्वल टू सी। लेकिन मीडियम में क्या होता है? जिसका वेवलेंथ ज्यादा उसकी स्पीड ज्यादा। फ्रॉम दिस इक्वेशन एक हम आइडिया लगा सकते हैं, v इज इक्वल टू न्यू लैम्डा में न्यू कांस्टेंट है, तो v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। यहां से हम एक आइडिया लगा सकते हैं, ये कोई लॉ नहीं है, हम आइडिया लगा सकते हैं वेव की कौसी इक्वेशन होता है, इस बाद में बताएंगे। अभी यहां से हम स्पीड के वेवलेंथ के बढ़ने के साथ लाइट की स्पीड बढ़ेगी, ये हम आइडिया लगा सकते हैं। तो फिर क्या होगा हम बता दें, मीडियम में जिसका वेवलेंथ ज्यादा उसकी स्पीड ज्यादा होती है, क्योंकि v प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। तो इन मीडियम, अब हम बता दें कि ये जो विवग्योर है, विवग्योर में वायलेट, सबसे पहला कलर वायलेट है, वायलेट का वेवलेंथ सबसे कम, फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा, और रेड कलर का वेवलेंथ सबसे ज्यादा, फ्रीक्वेंसी सबसे कम। तो ये वेवलेंथ के असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज्ड है और फ्रीक्वेंसी के डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज्ड है, यानी कि वेवलेंथ बढ़ती जाती है और फ्रीक्वेंसी, विवग्योर में वायलेट से रेड की तरफ चलने पर वेवलेंथ बढ़ती जाती है, वेवलेंथ बढ़ता जाता है और फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होती जाती है। तो मीडियम में, वैक्यूम में किसी भी कलर के लाइट की स्पीड 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड यानी कि इक्वल टू सी, बट
जब लाइट मीडियम में इंटर करती है तो जिसका वेवलेंथ ज्यादा उसकी स्पीड ज्यादा होती है। और वेवलेंथ किसका ज्यादा होता है तो हम बता दें कि रेड कलर के लाइट की वेवलेंथ ज्यादा होती है, रेड कलर की ज्यादा होती है येलो से, येलो की ज्यादा होती है ग्रीन से, और ग्रीन की ज्यादा होती है ब्लू से। तो लैम्डा आर इज ग्रेटर देन लैम्डा वाई इज ग्रेटर देन लैम्डा जी, और लैम्डा जी इज ग्रेटर देन लैम्डा बी। यहाँ बी का मतलब ब्लू, जी का मतलब ग्रीन, या वाई का मतलब येलो, और आर का मतलब रेड। तो रेड कलर के लाइट की वेवलेंथ, रेड कलर के लाइट का वेवलेंथ सबसे ज्यादा है और ब्लू कलर के लाइट का वेवलेंथ कम है इन सब में, और ये वेवलेंथ के डिसेंडिंग ऑर्डर में है। तो इसलिए V red will be greater than V yellow in given medium। इन गिवन मीडियम रेड कलर के लाइट किसी भी मीडियम में, जैसे वाटर में, मान लो हमने वाटर मीडियम ले लिया, इन गिवन मीडियम, अब मीडियम में जिसका वेवलेंथ ज्यादा उसकी स्पीड ज्यादा होगी। तो V रेड इन गिवन मीडियम, यहां लिख देते हैं इन गिवन मीडियम V red is greater than V yellow is greater than V green is greater than V blue। मीडियम के अंदर रेड कलर के लाइट की स्पीड सबसे ज्यादा होगी, उसके बाद येलो कलर, फिर ग्रीन कलर, और फिर ब्लू कलर। सबसे कम वायलेट कलर की लाइट होगी। हम सातों कलर की बात नहीं कर रहे हैं, ये 4 कलर हम दिखा रहे हैं। 4 कलर की लाइट की स्पीड मीडियम के अंदर, वैक्यूम में तो सबकी स्पीड सी के बराबर होगी, चाहे वो रेड हो, चाहे ब्लू हो, चाहे किसी भी कलर का हो। लेकिन मीडियम के अंदर जिसका वेवलेंथ ज्यादा है उसकी स्पीड ज्यादा होगी। तो वी आर विल बी ग्रेटर देन वी वाई विल बी ग्रेटर देन वी जी विल बी ग्रेटर देन वी बी, यानी ब्लू कलर। तो ब्लू कलर की स्पीड सबसे कम, रेड कलर की स्पीड सबसे ज्यादा। लेकिन जब हम रेसिप्रोकल करेंगे बच्चों तो 1 अपॉन वी आर विल बी स्मॉलर देन 1 अपॉन वी वाई विल बी स्मॉलर देन 1 अपॉन वी जी विल बी स्मॉलर देन 1 अपॉन वी ब्लू। दिख रहा है? तो इसमें अब हम अगर ऊपर में C से मल्टीप्लाई कर दें तो ये ऐसे हो जाएगा C अपॉन वी रेड, C अपॉन वी रेड, C अपॉन वी येलो, C अपॉन वी ग्रीन, C अपॉन वी ब्लू। तो वी आर इज ग्रेटर देन वी वाई, लेकिन 1 अपॉन वी आर विल बी स्मॉलर देन 1 अपॉन वी वाई। तो C अपॉन वी आर विल बी स्मॉलर देन C अपॉन वी वाई, C अपॉन वी वाई विल बी स्मॉलर देन C अपॉन वी जी, C अपॉन वी जी विल बी स्मॉलर देन C अपॉन वी ब्लू। तो इस तरह से C अपॉन वी आर का मतलब हुआ म्यू आर, रेड कलर का वेवलेंथ, रेड कलर के लाइट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी गिवन मीडियम के लिए, म्यू आर C अपॉन वी वाई, वायलेट कलर के लाइट के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और ये हो गया ग्रीन कलर के लाइट के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू जी, और ये हो गया ब्लू कलर के लाइट के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो बच्चों रेड कलर की लाइट के लिए किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम होगा, उसके बाद येलो कलर की लाइट के लिए, फिर ग्रीन कलर की लाइट के लिए, और सबसे ज्यादा ब्लू कलर की लाइट के लिए होगा। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि म्यू ब्लू, किसी गिवन मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ब्लू कलर के लिए सबसे ज्यादा होगा, उसके बाद ग्रीन कलर के लिए, उसके बाद येलो कलर के लिए,
और उसके बाद रेड कलर के लिए। तो ये रहा कि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स depends upon density of medium, also depends upon wavelength of light. For given light, absolute refractive index depends upon density of medium, and for given medium, absolute refractive index depends upon wavelength of light. रेड कलर की लाइट के लिए विजिबल लाइट में रेड कलर की लाइट के लिए एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम होगा और ब्लू कलर के लिए सबसे ज्यादा होगा, इससे भी ज्यादा वायलेट कलर के लिए होगा। और तो बच्चों ये रहा कि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंक्रीजेज विथ डिक्रीज इन वेवलेंथ। तो ये रहा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर डिफरेंट कलर। यानी इस दो एनालिसिस से हमें यह जानकारी होती है कि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दो चीजों पर डिपेंड करता है। पहला, व्हाट इज द मीडियम, विच मीडियम इज देयर, किस मीडियम में लाइट ट्रेवल कर रही है, इस पे डिपेंड करता है। और दूसरा कि क्या कलर है लाइट का, या लाइट का वेवलेंथ क्या है। तो विजुअल लाइट में रेड कलर के लिए, किसी मीडियम का रेड कलर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम होगा, वायलेट कलर के लिए सबसे ज्यादा होगा। लेकिन इन चार कलर्स में रेड के लिए सबसे कम, उसके बाद येलो के लिए, उसके बाद ग्रीन के लिए, और सबसे ज्यादा ब्लू कलर के लिए होगा। तो बच्चों बने रहना वीडियो पे, कहीं जाना मत, पूरा देख के ही जाना। अगर ठीक से समझना है तो पूरा देखना जरूरी है, थोड़ा देखने का कोई मतलब नहीं है। या तो मत देखो, और देखो तो पूरा देखो। अब हम आते हैं स्नेल्स लॉ पे कि ये स्नेल्स लॉ क्या है। सबसे पहले हम रिफ्रैक्शन को डिफाइन करेंगे और उसके बाद फिर स्नेल्स लॉ बताएंगे कि ये स्नेल्स लॉ क्या है और कैसे लाइट कब किधर मुड़ती है, कब कैसे मुड़ेगी। और इसका हम होम मेड डेमोन्स्ट्रेशन भी इस वीडियो में हमने जोड़ दिया है, जो हमने एक्वेरियम में पानी डाल करके और लेजर लाइट की सहायता से हमने रिफ्रैक्शन को दिखाने का प्रयास किया है। बच्चों वो वीडियो जरूर देखना, इसी में हम जोड़ देंगे, जोड़ दिए हैं, और देखते रहना। तो बच्चों आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं स्नेल्स लॉ क्या है। स्नेल्स लॉ बहुत लोग सुने होंगे, 9th 10th में भी स्नेल्स लॉ की चर्चा होती है, लेकिन असली चर्चा अभी होगी। व्हाट इज द स्नेल्स लॉ। तो सबसे पहले हम रिफ्रैक्शन को डिफाइन कर रहे हैं कि ये रिफ्रैक्शन क्या है। तो व्हेन अ रे ऑफ लाइट, बच्चों कहीं मत जाना, बने रहना वीडियो पे। व्हेन अ रे ऑफ लाइट interacts with a boundary, when light interacts with a boundary, कैसी बाउंड्री, बाउंड्री सेपरेटिंग टू मीडिया, बाउंड्री सेपरेटिंग टू मीडिया। तो रिफ्रैक्शन, व्हाट इज रिफ्रैक्शन, व्हाट इज रिफ्रैक्शन। तो जब लाइट किसी ऐसी बाउंड्री से इंटरैक्ट होती है जो दो मीडियम को सेपरेट कर रहा हो, बाउंड्री सेपरेटिंग टू मीडिया। हम किसकी बात कर रहे हैं, बाउंड्री सेपरेटिंग टू मीडिया। ऐसी बाउंड्री जिसके एक तरफ कोई एक मीडियम हो और दूसरी तरफ दूसरा मीडियम हो। तो दो चीजें होती हैं। नंबर 1, उसका कुछ पार्ट, उस इंसिडेंट लाइट का कुछ पार्ट
रिफ्रैक्ट होता है और कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट होता है। तो जब रे ऑफ लाइट किसी ऐसी बाउंड्री से इंटरैक्ट होती है, किसी ऐसी बाउंड्री पे इंसिडेंट होती है जो दो मीडियम को सेपरेट कर रहा हो, जिसके एक तरफ एक मीडियम हो, दूसरी तरफ दूसरा मीडियम हो, तो दो चीजें होती हैं, एक साथ होती हैं, रिफ्रैक्शन होता है और रिफ्लेक्शन होता है। रिफ्लेक्शन कभी और बताएंगे, अभी हमारा टॉपिक है रिफ्रैक्शन। तो व्हाट इज रिफ्रैक्शन? व्हेन अ रे ऑफ लाइट passes through a boundary separating two media. This is boundary separating two media. This boundary separates medium 1 to medium 2. ये एक ऐसी बाउंड्री है जो दो मीडियम को सेपरेट कर रही है, अलग अलग कर रही है। इसके इधर हो सकता है कि इसके इधर वाटर हो और इसके इधर ग्लास हो। ये ग्लास है और इधर वाटर है। तो जब लाइट किसी ऐसी बाउंड्री से इंटरैक्ट होती है, ऐसी बाउंड्री को क्रॉस करती है जो दो मीडियम को सेपरेट कर रहा हो, तब अपने ओरिजिनल पाथ से डेविएट हो जाती है, अपने ओरिजिनल पाथ पर नहीं जाती है। ऐसी बाउंड्री को क्रॉस करते समय लाइट, रे ऑफ लाइट, किसी ऐसी बाउंड्री को क्रॉस करते समय रे ऑफ लाइट अपने ओरिजिनल पाथ पर नहीं चलती। ये लाइट, इस रे का ओरिजिनल पाथ है, रे जा रही थी इस डायरेक्शन में, लेकिन बीच में वो बाउंड्री पड़ गई। कौन सी बाउंड्री? सेपरेटिंग टू मीडिया, एक ऐसी बाउंड्री जो दो मीडियम को सेपरेट कर रही है। अब क्या होगा? तो लाइट बेंड्स, अपने पाथ से, ओरिजिनल पाथ से डेविएट हो जाएगी। दिस इज ओरिजिनल पाथ, ओरिजिनल पाथ, दिस इज ओरिजिनल पाथ। रे ऑफ लाइट ऐसे आ रही है, इसको इस पाथ से जाना था, लेकिन इस बीच में इस बाउंड्री के पड़ने के कारण अब ये इस पाथ से नहीं जाएगी, ये किसी और पाथ से जाएगी। तो या तो ये इधर मुड़ जाएगी और नहीं तो ये इधर मुड़ जाएगी। बच्चों, या तो ये दोनों तरफ नहीं मुड़ेगी, ऐसा कंफ्यूजन मत लाना दिमाग में, ध्यान से सुनना, वीडियो पे बने रहना, पूरा सुनना है, पूरा देखना है। तो रे ऑफ लाइट जब किसी ऐसी बाउंड्री पे पड़ती है, बाउंड्री सेपरेटिंग टू मीडिया, जो दो मीडियम को सेपरेट कर रही हो, तो अपने ओरिजिनल पाथ से नहीं जाती है। या तो ओरिजिनल पाथ के इधर से जाएगी या फिर ओरिजिनल पाथ के उस तरफ से चली जाएगी। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन, बेंडिंग फिनोमेना ऑफ लाइट। कब बेंड होती है? तो जब लाइट किसी ऐसी बाउंड्री से इंटरैक्ट होती है जो दो मीडियम को सेपरेट कर रहा हो। देखो, रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन एक साथ होता है। जब लाइट किसी ऐसी बाउंड्री पर पड़ेगी तो उसका कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट हो जाएगा, सेम मीडियम में लौट जाएगा, और कुछ पार्ट बाउंड्री के इस पार चला आएगा। तो जो पार्ट इस पार आ रहा है, बात उसकी हो रही है कि फिर जब लाइट इस बाउंड्री को क्रॉस करेगी तो फिर अपने ओरिजिनल पाथ पर नहीं रह जाएगी। देख लो बच्चों ध्यान से, दिस इज ओरिजिनल पाथ। ये जो रे है, ये जो रे ऑफ लाइट है, दिस रे ऑफ लाइट वाज कमिंग अलोंग दिस लाइन, लेकिन बीच में ये बाउंड्री पड़ने की वजह से या तो इस तरफ मुड़ जाएगी और नहीं तो इस तरफ मुड़ जाएगी, किसी न किसी तरफ मुड़ जाती है। ओरिजिनल पाथ के या तो लेफ्ट साइड में चली जाती है या तो राइट साइड में चली जाती है। दिस इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। इसी बेंडिंग फिनोमेना को रिफ्रैक्शन कहते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, यानी लाइट का अपने ओरिजिनल पाथ से डेविएट होना, लाइट का अपने ओरिजिनल पाथ से डेविएट होना। तो व्हेन अ रे ऑफ लाइट
passes through a boundary separating two media। कैसी बाउंड्री, बड़े ध्यान से समझना, बाउंड्री सेपरेटिंग टू मीडिया। हमने जो होममेड डिमोन्स्ट्रेशन दिखाया है इस वीडियो में, उसमें एक्वेरियम के अंदर पानी में हमने पानी रख दिया है। तो बच्चों जैसे मान लो ये एक्वेरियम है और इसमें पानी भरा हुआ है, पूरा पानी भरा हुआ है, फिलहाल नहीं है, मानना है, क्योंकि जो डेमोन्स्ट्रेशन हमने बनाया है, दिखाया है, उसमें एक्वेरियम के अंदर पूरा पानी भरा हुआ है। तो पानी का ये है फ्री सरफेस, दिस इज फ्री सरफेस ऑफ वाटर। इसके ऊपर एयर है और इस सरफेस के नीचे पानी है। तो दिस इज द बाउंड्री सेपरेटिंग टू मीडिया। दिस सरफेस सेपरेट्स टू मीडिया, एयर एंड वाटर। इस सरफेस के ऊपर एयर है और इस सरफेस के नीचे वाटर है। तो हम ऐसी बाउंड्री की बात कर रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, जब लाइट किसी ऐसी बाउंड्री से पास होती है जो दो मीडियम को सेपरेट कर रही हो, दो ट्रांसपेरेंट मीडियम को, क्योंकि लाइट तो ट्रांसपेरेंट मीडियम में ही ट्रेवल करती है, दो ट्रांसपेरेंट मीडियम को सेपरेट कर रहे हो, ऐसी बाउंड्री से पास होते समय, ऐसी बाउंड्री को क्रॉस करते समय लाइट अपने पाथ से डेविएट होती है, एंड दिस फिनोमेना इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। तो बच्चों ये खाली बॉटल है, बॉटल के अंदर एयर है और बॉटल को हमने वाटर में रख दिया है। तो अब लाइट एयर से वाटर में, फिर वाटर से एयर में जाएगी, और जब मीडियम चेंज करेगी तब पाथ चेंज होगा। यही देखना है ध्यान से। ये बीम एयर से वाटर के अंदर गई और फिर वाटर से बॉटल के अंदर गई, और बॉटल के अंदर एयर है। तो जब मीडियम चेंज हो रहा है तब लाइट का पाथ चेंज हो रहा है। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। लाइट ऑन, लाइट ऑफ। दोनों लाइट दिख रही है, क्लियर? अब रिफ्रैक्शन के रिफरेंस में हमें दो तीन बातें जान लेनी चाहिए कि मान लो बच्चों, ये एक बाउंड्री है, बाउंड्री सेपरेटिंग टू मीडिया। इसके ऊपर मीडियम 1 है और इसके नीचे मीडियम 2 है, और ये है बाउंड्री सेपरेटिंग टू मीडिया, बाउंड्री सेपरेटिंग टू मीडिया। तो लाइट यहां से चलना शुरू की, दिस इज अ रे ऑफ लाइट, यहां से चलना शुरू की। तो इस जो लाइट इस बाउंड्री पर पड़ रही है उसको इंसिडेंट रे कहेंगे। क्या कहेंगे? इंसिडेंट रे। और जिस डायरेक्शन में ये रे जा रही है वो है ओरिजिनल पाथ। क्या है? ओरिजिनल पाथ। अब जब ये रे ऑफ लाइट इस मीडियम में आएगी तो अपने ओरिजिनल पाथ से डेविएट होगी, यानी या तो ओरिजिनल पाथ के इधर से होकर जाएगी या फिर इधर से होकर जाएगी। मान लो कि ये इधर से होकर जा रही है, तो दिस इज कॉल्ड इंसिडेंट लाइट, इंसिडेंट रे। इसको कहेंगे रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे। और ये इंसिडेंट रे है और ये रिफ्रैक्टेड रे है। और यहां नॉर्मल का बड़ा इंपॉर्टेंस है। जिस पॉइंट पर
बाउंड्री सेपरेटिंग टू मीडिया के जिस पॉइंट पर रे इंसिडेंट हो रही है उस पॉइंट के नॉर्मल को ही नॉर्मल कहेंगे। यानी दिस इज नॉर्मल, दिस लाइन इज नॉर्मल। ये ब्लू कलर की जो लाइन है, लाइन सेगमेंट, वो नॉर्मल को शो कर रही है। नॉर्मल जो इस पॉइंट पे 90 डिग्री, बाउंड्री सेपरेटिंग टू मीडिया पे जो 90 डिग्री बना रही है उसी को नॉर्मल कहेंगे। नॉर्मल से इंसिडेंट रे जो एंगल बनाएगी उसको I से डिनोट करेंगे और एंगल ऑफ इंसिडेंस कहेंगे। एंगल ऑफ इंसिडेंस, दिस एंगल विल बी कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस। दिस एंगल विल बी कॉल्ड, R से डिनोट करेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस को I से डिनोट करेंगे और इस एंगल को R से डिनोट करेंगे और इसको क्या कहेंगे, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। बच्चों ध्यान से समझ लेना इसको। तो नॉर्मल इंसिडेंट रे नॉर्मल से जितना एंगल बना रही है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस कहलाएगा और रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल से जितना एंगल बना रही है R से डिनोट किया जाएगा और उसको एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहेंगे। इतनी जानकारी के बाद अब हम आते हैं स्नेल्स लॉ पर कि व्हाट इज स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ से ही ये पता चल जाएगा एनालिसिस करने पर कि क्या होगा जब लाइट रेयरर मीडियम से डेंसर में जाए या डेंसर से रेयरर में जाए तो लाइट किधर मुड़ेगी, क्योंकि ओरिजिनल पाथ के दोनों तरफ दो रास्ते हैं। अब ये किस रास्ते पे चलेगी ये क्लियर होगा स्नेल्स लॉ से। तो बताते हैं स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ ये है कि मान लो कोई रे ऑफ लाइट है, मीडियम 1 में इंसिडेंट हो रही है और मीडियम 2 में रिफ्रैक्ट हो रही है। फिर से सुनना बच्चों कि रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंसिंग इन मीडियम 1 एंड रिफ्रैक्टिंग इन मीडियम 2। दिस इज द बाउंड्री, जिस बाउंड्री की हम चर्चा कर रहे हैं बार बार, बाउंड्री सेपरेटिंग टू मीडिया। बाउंड्री सेपरेटिंग टू मीडिया इज दिस, और दिस इज नॉर्मल, दिस इज नॉर्मल। नॉर्मल को थोड़ा और गाढ़ा कर दें, ये नॉर्मल है तो ये है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे एक लाइन है जो 90 डिग्री बना रही है बाउंड्री से, उसी को नॉर्मल कहेंगे। एंड दिस इज इंसिडेंट रे, दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंड सपोज दैट कि दिस इज रिफ्रैक्टेड रे एंड दिस इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। जरा देख लें क्लियर दिख रहा है कि नहीं। हाँ तो बच्चों बने रहना वीडियो पे, इसको थोड़ा और डार्क कर दे रहे हैं। नॉर्मल को थोड़ा और डार्क कर दें, वाइड कर दें, ठीक है। ये है मीडियम 1 और ये है मीडियम 2। मीडियम 1 का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है और मीडियम 2 का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है। ray of light is incidensing in medium 1 and
passing through the boundaries separating two media and entering in the medium 2. मीडियम 1 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1, मीडियम 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2. अब व्हाट इज स्नेल्स लॉ? तो बता दें हम कि द प्रोडक्ट ऑफ sin I and μ1 is same as that of sin R and μ2. मतलब μ1 sin I उतना ही होगा जितना μ2 sin R. This is called first point of Snell's law. This is called first point of Snell's law. जहां ये कंसीडर किया गया है कि रे इज इंसिडेंसिंग इन मीडियम 1, रिफ्रैक्टिंग इन मीडियम 2, I be the angle of incidence एंड आर बी द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. तो स्नेल्स लॉ ये है कि μ1 साइन आई इज इक्वल टू μ2 साइन आर. इनका प्रोडक्ट हमेशा कांस्टेंट रहता है. ये प्रोडक्ट कभी चेंज नहीं होता है. अलग अलग मीडियम का म्यू अलग अलग हो सकता है, अलग अलग मीडियम में एंगल ऑफ इंसिडेंस अलग अलग हो सकता है, लेकिन म्यू और एंगल ऑफ इंसिडेंस के साइन का प्रोडक्ट हमेशा कांस्टेंट रहता है. चाहे आई और म्यू की वैल्यू कुछ भी हो, आई और म्यू की वैल्यू कुछ भी हो, साइन आई और म्यू की वैल्यू कुछ भी हो, लेकिन उनका प्रोडक्ट हमेशा कांस्टेंट रहता है. दिस इज कॉल्ड बाय स्नेल, सॉरी दिस इज सेड बाय स्नेल. तो बच्चों इसे ही स्नेल्स लॉ कहते हैं. और स्नेल्स लॉ से हम एक चीज डिराइव कर सकते हैं. यहां से हम ये लिख सकते हैं साइन आर इज इक्वल टू साइन μ1 साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू μ1 साइन आई अपॉन μ2, या साइन आई अपॉन μ2 अपॉन μ1. ध्यान से देख लो बच्चों, यहां से ये लिखा गया है और फिर μ1 को हमने इसके नीचे कर दिया है, साइन आई अपॉन μ2 अपॉन μ1. तो फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं साइन आर इज इक्वल टू साइन आई अपॉन 1 μ2, साइन आई अपॉन 1 μ2. अब यहां यह ध्यान रहे बच्चों कि मीडियम 1 इज रिलेटेड विथ आई एंड मीडियम 2 इज रिलेटेड विथ आर. मतलब मीडियम 1, यहां जो 1 है 1 μ2 लिखा गया है, ये μ2 अपॉन μ1 है, यानी मीडियम 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. यहां हम ये कह सकते हैं कि 1 μ2 इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1. 1 μ2 इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1. तो साइन आर इज इक्वल टू साइन आई अपॉन 1 μ2. ध्यान से देख लो बच्चों, डायग्राम देख लो और इसको मिला लो. इसको अब हम इसको मिटा करके बच्चों फिर से लिखेंगे. ये लाइन डायरेक्ट लिखाएंगे और इसी की हम एनालिसिस करेंगे.
ऑन है। स्नेल्स लॉ का एनालिसिस चल रहा है। अगली हेडिंग है बेंडिंग ऑफ लाइट। लाइट किधर मुड़ेगी, ओरिजिनल पाथ के लेफ्ट साइड में जाएगी या ओरिजिनल पाथ के राइट साइड में जाएगी। अब हम इसकी एनालिसिस करने जा रहे हैं बच्चों। तो अभी हमने क्या लिखा था, पहले डायग्राम बना दें। दिस इज द बाउंड्री सेपरेटिंग टू मीडिया एंड दिस रे इज इंसिडेंसिंग एट दिस बाउंड्री, और नॉर्मल है नीले रंग का, एन फॉर नॉर्मल, एन फॉर नीला। नॉर्मल है नीले रंग का, आई एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ये है मीडियम 1, ये है मीडियम 2, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2। स्नेल अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ अभी हमने पीछे क्या बताया कि μ1 साइन आई उतना ही होगा जितना μ2 साइन आर, और यहां से हम ये लिख सकते हैं साइन आर इज इक्वल टू साइन आई अपॉन μ2 अपॉन μ1, और μ2 अपॉन μ1 1 μ2 है। तो यहां पर हम लिख सकते हैं डायरेक्ट कि साइन आर इज इक्वल टू साइन आई अपॉन 1 μ2, साइन आर इज इक्वल टू साइन आई अपॉन 1 μ2। अब हम इसी की एनालिसिस करेंगे कि व्हाट विल हैपन व्हेन दिस मीडियम 1 इज रेयरर एंड 2 इज डेंसर, एंड व्हाट विल हैपन व्हेन मीडियम 1 इज रेयरर डेंसर एंड मीडियम 2 इज रेयरर। तो अब देखते हैं रे किधर मुड़ती है। तो पहला कौन सी डर सता रही है सबको, एग्जाम की डर। कंसीडर μ2 इज ग्रेटर देन μ1। क्या मतलब होता है इसका, अभी हमने इसी वीडियो में बताया हुआ है। डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है, रेयरर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है। तो μ2 इज ग्रेटर देन μ1 का मतलब क्या हुआ कि मीडियम 1 इज डेंसर और मीडियम 2 इज रेयरर। मीडियम 1 इज डेंसर और मीडियम सॉरी बच्चों, मीडियम उल्टा बोल दिया हमने। μ2 इज ग्रेटर देन μ1 का मतलब हुआ मीडियम 1 इज रेयरर और मीडियम 2 इज डेंसर। मीडियम 1 इज रेयरर, मीडियम 2 इज डेंसर। तो 1 μ2 इज इक्वल टू μ2 अपॉन μ1। μ2 इज ग्रेटर देन μ1, therefore μ2 अपॉन μ1 इज ग्रेटर देन 1। ये मैथमेटिक्स समझनी पड़ेगी बच्चों कि अगर μ2 इज ग्रेटर देन μ1 है तो μ2 अपॉन μ1 की वैल्यू, μ2 ग्रेटर नंबर है, μ1 स्मॉलर नंबर है, तो μ2 अपॉन μ1 मस्ट बी ग्रेटर देन 1। μ2 अपॉन μ1 1 से ग्रेटर होगा, तो फिर क्या होगा देखते हैं। μ2 अपॉन μ1 इज ग्रेटर देन 1, इसका मतलब कि 1 μ2 इज ग्रेटर देन 1। अब जरा देखते हैं साइन आर इज इक्वल टू साइन आई अपॉन 1
म्यू टू विच इज ग्रेटर देन 1, 1 म्यू टू 1 से ग्रेटर है, यानी साइन आई को जब हम एक से बड़े नंबर से डिवाइड कर रहे हैं तब आ रहा है साइन आर, यानी साइन आई को जब हम बड़े नंबर से डिवाइड कर रहे हैं, किसी भी नंबर को बड़े नंबर से डिवाइड करते हैं, एक से बड़े नंबर से डिवाइड करते हैं तो उसकी वैल्यू कम हो जाती है। यानी इसका मतलब यह हुआ कि साइन आर इज स्मॉलर देन साइन आई। इसका सीधा सीधा मतलब यही हुआ कि साइन आर इज स्मॉलर देन साइन आई, साइन आर इज स्मॉलर देन साइन आई एंड हेंस आर इज स्मॉलर देन आई। मतलब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कम होगा और एंगल ऑफ इंसिडेंस ज्यादा होगा, यानी रे बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, यानी रे बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, while traveling from rarer to denser medium। तो बच्चों यहां से ये क्लियर हो जा रहा है कि अगर मीडियम 2 इज डेंसर, इफ मीडियम 2 इज डेंसर, 1 इज रेयर, देन μ2 विल बी ग्रेटर देन μ1, तो μ2 अपॉन μ1 विल बी ग्रेटर देन 1, μ2 अपॉन μ1 विल बी ग्रेटर देन 1। और ये इक्वेशन हमें सीधा सीधा, यहां थोड़ा मैथमेटिक्स है बच्चों, ध्यान से जब एनालिसिस करोगे तब ये पता चल जाएगा कि इफ 1 μ2 इज ग्रेटर देन 1, देन अगर ये नीचे का डिनोमिनेटर 1 से ग्रेटर है तो इसका सीधा सीधा मतलब ये हुआ कि साइन आर साइन आई से छोटा है, साइन आर इज लेस देन साइन आई एंड देयरफॉर आर इज लेस देन आई। ये कॉस होता तो ये रिलेशन उल्टा हो जाता, लेकिन ये साइन है, आर बड़ा तो साइन आर बड़ा, आर छोटा तो साइन आर छोटा, तो साइन आर इज लेस देन साइन आई, देन आर क्योंकि 90 से कम पे है तो आर इज लेस देन आई, और रे बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल while traveling from rarer to denser। तो बच्चों इस तरह से ये क्लियर हो गया कि रे जब रेयर से डेंसर में जाएगी तो नॉर्मल की ओर बेंड होगी, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एंगल ऑफ इंसिडेंस से छोटा होगा। और फिर देखते हैं कि जब मीडियम 1 डेंसर हो और मीडियम 2 रेयरर हो तब क्या होता है। तो दूसरा, मीडियम 1 इज डेंसर एंड 2 इज रेयरर। मीडियम 1 डेंसर है और मीडियम 2 रेयरर है, यानी μ2 लेस देन μ1, μ2 इज लेस देन μ1, तो μ2 अपॉन μ1 मस्ट बी लेस देन 1, या 1 μ2 इज लेस देन 1। अब जब हम इसकी एनालिसिस करेंगे, साइन आर इज इक्वल टू साइन आई अपॉन, ये दिख रहा है पूरा यहां तक, साइन आर इज इक्वल टू साइन आई अपॉन 1 μ2, और 1 μ2 इज लेस देन 1,
1 म्यू टू इज लेस देन 1। ऐसे में साइन आर मस्ट बी ग्रेटर देन साइन आई, क्योंकि साइन आर तब मिल रहा है जब हम साइन आई को एक से छोटी संख्या से डिवाइड कर रहे हैं। तो जब हम किसी भी नंबर को एक से छोटे नंबर से डिवाइड करते हैं, जैसे 5, 1/2 से डिवाइड करो 10 हो जाएगा। 4 को 1/3 से डिवाइड करो 12 हो जाएगा। तो जब हम किसी नंबर को 1 से छोटी नंबर से डिवाइड करते हैं तो वो नंबर उस नंबर से बड़ी होती है, यानी कि साइन आर मस्ट बी ग्रेटर देन साइन आई। और इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि आर विल बी ग्रेटर देन आई, यानी ये एंगल इस एंगल से बड़ा होगा। अभी पिछले केस में क्या था कि जे एंगल इस एंगल से छोटा था, और इस केस में क्या हुआ है कि ये एंगल इस एंगल से बड़ा होगा, यानी आर इज ग्रेटर देन आई। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ग्रेटर देन एंगल ऑफ इंसिडेंस, मतलब रे बेंड्स टुवर्ड्स, not towards, away. Ray bends away from the normal, और R will be greater than I. तो ray bends away from the normal while traveling from denser, क्योंकि मीडियम 1 डेंसर हो गया, डेंसर टू रेयरर मीडियम, फ्रॉम डेंसर टू रेयरर मीडियम। तो अब डायग्राम भी चेंज हो जाएगा, यानी कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस कम होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस छोटा होगा, और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बड़ा होगा। दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, और रे नॉर्मल से अवे जा रही है, नॉर्मल से दूर जा रही है, यानी कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ग्रेटर देन एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो ये रहा बच्चों आज का क्लास पूरा होता है। हमने बता दिया स्नेल्स लॉ यूज करके कि कब रे नॉर्मल की ओर बेंड होगी और कब रे नॉर्मल से अवे बेंड होगी। हम अगला वीडियो भी तुरंत अपलोड करेंगे आज या कल के अंदर। बच्चों अगर ऑप्टिक्स ठीक से समझना है तो ये पूरा वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है। और हाँ, हमने कुछ होममेड डेमोस्ट्रेशन भी दिखाया है, बीच बीच में वीडियो के बीच में हमने अटैच किया है, कहीं कहीं जहाँ हमने ज़रूरत समझा है, तो उसको भी ध्यान से देख लेना और उसको भी समझने की कोशिश करना। हमने यही दिखाया है कि रे जब मीडियम चेंज कर रही है तो अपने पाथ से कैसे डेविएट हो रही है। तो होममेड डेमोस्ट्रेशन में ध्यान से देखना, इसको तुम अपने घर भी कर सकते हो। कुछ नहीं चाहिए, बस एक लेजर लाइट चाहिए और कमरे में धुआं कर दो, धुएं से लाइट स्कैटर्ड होती है और बहुत बढ़िया डेमोस्ट्रेशन होता है। तो ठीक है बच्चों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना मत भूलना बेटा, लाइक करना मत भूलना, कमेंट करना मत भूलना, और क्या किया जाता है, हाँ सब्सक्राइब करना मत भूलना। ये 3 काम जरूर करना भी बच्चों। थैंक यू बच्चों।